हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग विद आरएल पर। और आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं थर्ड ग्रेड लेवल 2 साइंस मैथ के बारे में। और जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि अब हमको जो पुरानी वाली जो थर्ड ग्रेड है उससे आगे बढ़कर अपने लक्ष्य निर्धारित कर लेने चाहिए। मैंने कुछ फैक्ट्स बताए थे, कुछ बिंदु बताए थे जिनके आधार पर हम अपना लक्ष्य निर्धारित कर सकते हैं। और उम्मीद है कि आप में से सभी ने लगभग अपना लक्ष्य, जो अपना अगला टारगेट है, वो निर्धारित कर लिया होगा। और उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मैं यहाँ पे थर्ड ग्रेड लेवल 2 साइंस मैथ के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। हालांकि ये डिस्कशन सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि साइंस मैथ के अलावा जो सारी चीज़ें हैं वो सभी के लिए कॉमन रहेगी। स्ट्रेटेजी सबको बनानी पड़ती है, सभी के लिए कॉमन रहती है। रूटीन भी सभी को बनाना पड़ता है अच्छा, और ये सारी चीज़ें सभी के लिए कॉमन है। तो ये सिलेबस जो साइंस मैथ के लिए विशेष रूप से है, क्योंकि मैं साइंस मैथ में कौन कौन से टॉपिक आने वाले हैं उनके बारे में भी चर्चा करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अब हम अपना वीडियो एक एक पॉइंट को लेकर हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो अब हम शुरू करते हैं ये। हालांकि मैं ये सोच रहा था कि सबसे पहले सिलेबस डिस्कस करेंगे, लेकिन हालांकि जो सिलेबस है वो सबके लिए थोड़ा अलग अलग रहेगा साइंस मैथ वाला। और सिलेबस लगभग सभी ने देख ही लिया होगा, और बाकी नहीं देखा है तो टेलीग्राम पे देख सकते हैं। बाकी सबसे लास्ट में हम इस सिलेबस को भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन जो सबके लिए कॉमन चीज़ें हैं वो सबसे पहले आ जाए वीडियो में, तो ज़्यादा ज़रूरी, ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि फिर स्किप नहीं करना पड़ेगा, स्किप करके देखना नहीं पड़ेगा। तो हम सिलेबस से पहले जो साइंस में से रिलेटेड या जो भी जीके से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, किताबें हैं, उनके हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। हालांकि हिंदी, संस्कृति, इनकी किताबों के बारे में मेरे को इतना कुछ आइडिया है नहीं, तो इसलिए मैं इस बारे में बता नहीं सकता अभी। तो मैं जैसे ही मेरे को पता लगेगा, मैं अपने जो एक्सपर्ट्स फ्रेंड्स हैं उनसे बात करके फिर बताऊंगा। हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश की या एसएसटी के बारे में जो भी चीज़ें होगी वो बताऊंगा बाद में। लेकिन अभी जो मेरे को जितना पता है साइंस मैथ के बारे में, उसके बारे में यहाँ पे मैं बता सकता हूँ। और साइंस मैथ के अलावा जो चीज़ें हैं वो आप सभी के लिए फ़ायदेमंद रह सकती हैं, तो आप ज़रूर इसको देख सकते हैं। तो देखिए, जो राजस्थान जीके के लिए अभी जो राजस्थान जीके भी इस वाले जो एग्ज़ाम है थर्ड ग्रेड, इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने लग गया है। पहले रीट के माध्यम से ही सीधा सिलेक्शन होता था, लेकिन अभी जो नया पैटर्न है उसके हिसाब से राजस्थान जीके एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर हो गया सिलेक्शन के लिए। तो राजस्थान जीके के लिए क्या पढ़ना चाहिए, कौन कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए? तो जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है जो 6ठी से लेकर 10वीं तक की जो राजस्थान बोर्ड द्वारा जो किताबें चलती है हमारा राजस्थान नाम से, उनको अगर हम अच्छे से पढ़ लेते हैं ना, तो किसी दूसरी बुक की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। हालांकि फिर भी अगर हम देखना चाहे, लेना चाहे, तो एक गाइड ले सकते हैं कोई सी भी, क्योंकि गाइड में क्या होता है कि सारे टॉपिक एक साथ मिल जाते हैं। ऐसे बुक में सारे टॉपिक एक साथ सिस्टमेटिक ढंग से नहीं मिल पाते हैं, तो इसलिए कोई सी भी गाइड ले सकते हैं। एक पेनोरमा की हो, लक्ष्य की हो, या कोई भी दूसरा प्रकाशन हो, उसकी कोई सी भी एक गाइड ले ले। बाकी जो इम्पोर्टेंट फैक्ट वो है कि 6ठी से 10वीं वाली जो किताबें हैं उनका बहुत अच्छे से अध्ययन करें, क्योंकि सारे के लगभग 90% इन्हीं में से हमको देखने को मिल जाते हैं। ठीक है। इसके अलावा जो शैक्षिक परिदृश्य और आईसीटी है, वो आप कोई सी भी जो बेस्ट लगे वो पढ़ सकते हैं। लेकिन जो मैं अपनी जो राय है वो बता सकता हूँ कि जो मेरी जो चॉइस है वो अवनी पब्लिकेशन है, क्योंकि मैंने इसमें से पढ़ा और मेरे को इसमें काफ़ी अच्छा मैटर लगा। तो अगर आप देखना चाहो तो शैक्षिक परिदृश्य और आईसीटी के लिए अवनी पब्लिकेशन वाली बुक देख सकते हैं। इसके अलावा जो साइंस है, साइंस इस बार थोड़ा अलग सा आया था, बायोलॉजी विशेष रूप से। तो साइंस के लिए देखो 6ठी से लेकर 10वीं तक एनसीईआरटी तो हमको पढ़नी ही है। और फिजिक्स केमिस्ट्री, जो फिजिक्स और केमिस्ट्री है, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, वो 6ठी से 10वीं तक से कवर अप हो जाएगा। लेकिन विशेष रूप से बायोलॉजी के लिए 11th-12th की एनसीईआरटी की वो टॉपिक्स, एनसीईआरटी के वो चैप्टर्स देखने हैं जो अपने सिलेबस के टॉपिक है, और वहाँ से भी नोट्स हमको बनाने हैं।
तो साइंस में विशेष रूप से ध्यान रखें 6ठी से 10वीं तक के एनसीईआरटी एक बार कवर अप हो जाए अच्छे से, और फिजिक्स केमिस्ट्री लगभग वहीं से कवर हो जाएगी। बाकी 11th-12th की एनसीईआरटी भी ज़रूर देखना है बायोलॉजी के टॉपिक्स के लिए विशेष रूप से, ठीक है। इसके अलावा जो मैथ्स है, मैथ्स में जो मथुरिया पब्लिकेशन वाली है, मथुरिया पब्लिकेशन वाली काफ़ी अच्छी, जो 3rd ग्रेड विशेष रूप से 3rd ग्रेड के लिए आती है, वो काफ़ी अच्छी बुक है। और अगर एडवांस लेवल पे पढ़ना चाहते हो तो RS अग्रवाल वाली बुक हम देख सकते हैं। RS अग्रवाल वाली बुक में लगभग कंप्लीट मैथ है, लेकिन उनमें से जो अपने सिलेबस के टॉपिक है उनको हम देख सकते हैं। और इसके अलावा भी आपने जो नोट्स बनाए या जो जहाँ से आपने जिस टीचर से पढ़ा उनको वापस से रिवाइज कर सकते हैं। और साइकोलॉजी और टीचिंग मेथड के लिए यह है कि अपने जो पुराने नोट्स है उनको रिवाइज करना है। अगर नए हो तो अगर आपको एक बुक खरीदनी है तो या तो आप फर्स्ट रैंक की ले सकते हो, या धीर सिंह सर की समग्र मनोविज्ञान वाली जो अवनी वाली है वो हम ले सकते हैं। और इसके अलावा भी ये तो सिर्फ मेरे विचार है, इसके अलावा भी जो आपको बेस्ट लगे वो आप खरीद सकते हैं, क्योंकि लगभग बुक्स में सारी बुक्स में आजकल अच्छा मैटर मिलता है। तो सभी कोई सी भी बुक पढ़ो, लेकिन उसको अच्छे से पढ़ना इम्पोर्टेंट है। तो ये हमारी बुक लिस्ट हो गई। इसके अलावा राजस्थान का सामान्य ज्ञान, हाँ, जो मैंने जो राजस्थान का सामान्य ज्ञान वाला पोर्शन है ना, जिसमें राजस्थान के प्रतीक चिन्ह, राजस्थान के खिलाड़ी, अनुसंधान के अंदर राजस्थान की प्रशासनिक व्यवस्था, योजनाएं, ये सारी चीज़ें आती है ना, वो नाथ पब्लिकेशन वाली बुक है जो इस बार आई थी 3rd ग्रेड के लिए। वो काफ़ी अच्छी बुक मेरे को लगी, तो उसको हमको पढ़ना चाहिए, देख सकते हैं। इसके अलावा भी आपके पास आसपास जो कोई बेस्ट हो उसको आप देख सकते हैं, लेकिन मेरे को जो बेस्ट लगती है वो ये है, क्योंकि मैंने इसी से पढ़ा है। तो आप इसको ले सकते हैं, खरीद सकते हैं। तो ये अपने बेस्ट बुक्स हो गई 3rd ग्रेड के लिए, विशेष रूप से साइंस मैथ का तो इसमें सब कुछ आ गया है। देखो, बहुत सारी बुक्स इकट्ठी नहीं करनी है, बहुत लिमिटेड मैटर होना चाहिए। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ क्या है कि अपने मैटर पर भरोसा होना चाहिए और उसको अच्छे से पढ़ना है, सबसे इम्पोर्टेंट ये है। बाकी दुनिया भर में इतने सारे प्रकाशन हैं, कितने सारे, मतलब एक से बढ़कर एक बुक मिल जाएगी, लेकिन एक फिक्स कर लो कि हमको यही पढ़ना है तो वही पढ़ना है और उसी को बार बार पढ़ना है। 10 बुक पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होता, एक बुक को 10 बार पढ़ने से सिलेक्शन होता है। तो बुक्स जितनी हो सके लिमिटेड रखे, अपने नोट्स पे भरोसा रखे और उनको बार बार रिवीजन करें, यही सफलता का आधार है। तो ये अपनी बुक लिस्ट हो गई, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे डिस्कस करते हैं। देखो, हाँ, अगर ऑथेंटिक बुक पढ़नी है आपको राजस्थान जीके के लिए, तो ये जो राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी वाली है, कौन कौन सी, ये एक अपने राजस्थान कला संस्कृति इतिहास के लिए, राजस्थान भूगोल के लिए हरिमोहन सक्सेना, ये दोनों बुक्स भी आप देख सकते हो। काफ़ी अच्छी बुक्स है और ऑथेंटिक बुक्स है। मतलब कि इनके प्रूफ भी आप कोर्ट में या अधीनस्थ बोर्ड या RPSC में मानने होते हैं। तो इनमें पढ़ने पर अगर हमको लगता है कि वहाँ पे कुछ और माना गया तो इनके प्रूफ हम लगा सकते हैं। इसके अलावा जो ये वाली बुक की जो 9th वाली बुक है, वो अपने आधुनिक जो इतिहास है राजस्थान का, उससे रिलेटेड ये द बेस्ट बुक है। इसमें से लगभग सारे प्रश्न मिल रहे हैं आजकल के एग्ज़ाम्स में। इसके अलावा 10th वाली वो तो द बेस्ट है, इन सब में सबसे बेस्ट है। इसके अलावा 6ठी से लेकर 10वीं तक, यानी कि जो 6ठी से 10वीं तक की हमारा राजस्थान वाली बुक्स है, वो राजस्थान जीके के लिए दी बेस्ट बुक्स है। तो उनका ज़रूर अध्ययन करें। और जल्द ही कोशिश रहेगी कि जो क्लास 6 है, कक्षा 6 से हम राजस्थान अध्ययन वाली, हमारा राजस्थान वाली बुक को पढ़ेंगे, उनके क्वेश्चंस करेंगे यूट्यूब पर ही बहुत जल्द, जितना हो सकेगा मैं कोशिश करूँगा। तो ये अपनी बुक्स हो गई, बुक्स की बात हो गई। अब हाँ, देखो स्ट्रेटेजी, तो स्ट्रेटेजी किसी भी, जैसे स्ट्रेटेजी का मतलब होता है रणनीति। तो रणनीति मतलब युद्ध के लिए एक प्लानिंग। तो आज के ज़माने में इतना कंपटीशन हो गया कि जो परीक्षाएं होती है ना, वो किसी युद्ध से कम नहीं है। तो युद्ध भले अगर हमको कितना ही युद्ध कौशल हो, अगर युद्ध को लड़ने की कोई रणनीति हमारे पास नहीं है, कोई प्लानिंग नहीं है ना, तो ज़्यादा संभावना रहेगी कि हम हार जाएंगे। तो युद्ध हो या परीक्षा हो, उसके लिए एक स्ट्रेटेजी, रणनीति ज़रूर होनी चाहिए। और रणनीति के मामले में यह है कि सभी की अपनी अपनी अलग रणनीति होती है।
तो और सभी को अपनी अपनी रणनीति बनानी चाहिए और उसको फॉलो करना चाहिए। फिर भी मैं अपनी तरफ से जो मेरे को जो बेस्ट लगती है वो रणनीति मैं बता रहा हूँ। देखो ये 8+8+8 रूल क्या है ना। 8+8+8 का मतलब क्या है कि 8 घंटे में मिनिमम बता रहा हूँ, मतलब कि ये एकदम पूरा ओपन वो है रूटीन, एक तरफ ओपन स्ट्रेटेजी है, इसमें बदलाव की पूरी गुंजाइश रहती है। अपने हिसाब से एडजस्टमेंट मॉडिफिकेशन हम कर सकते हैं। तो जैसे 8+8+8 का मतलब है कि जैसे 8 घंटे हमको डेली क्या करना है, स्टडी। 8 घंटे यानी कि 7 से 8 घंटे हमको सोना है आराम से। और 8 घंटे में हमारे हमारे जो भी अपने दुनिया भर के काम होते हैं, खाना बनाना, पीना, सोना, खेलना, कूदना, सारे काम, ये सारे 8 घंटे में। अब देखो हमको लग रहा है कि 8 घंटे तो बहुत कम है, तो ये सोने के घंटे कम करके इधर 10 कर देते हैं, और 8 ये भी बहुत ज़्यादा हो गए एक्स्ट्रा काम, तो इसमें से भी 2 घंटे कम करके इधर भी 2 घंटे जोड़ दे, तो पढ़ने के 12 घंटे हो जाए और बाकी काम कम। तो इस प्रकार से हम इसमें बदलाव कर सकते हैं, लेकिन ये एक ही ओपन है, एक तरह से अपने अपने हिसाब से इसमें बदलाव किया जा सकता है। तो ये 8+8+8 रूल है, 8 घंटे पढ़ना। तो ये मतलब कि एक ओपन है, तो ये बेस्ट रूल है 8+8+8 का। 8 घंटे पढ़ना, 8 घंटे आराम से खाना पीना, 8 घंटे सोना, और 8 घंटे में अपने सारे और जितने भी खेलने कूदने, खाना बनाना, खाना, जो भी सारे काम होते हैं वो सारे कब कर लेना 8 घंटे में। तो और मैंने बताया कि इसमें कितनी ज़्यादा वो है अपने पास ऑप्शन है कि ये सोने के घंटे कम करके पढ़ाई के घंटे बढ़ाए जा सकते हैं। देखो 8 तो कम से कम होने ही चाहिए, और इसमें हम बढ़ाकर 12-14 घंटे भी कर सकते हैं। तो वो अपनी सुविधा के अनुसार अपने हिसाब से हम मतलब कि अपना बिठा सकते हैं, जो रणनीति है बना सकते हैं। ठीक है, तो ये 8+8+8 रूल है। ये आपको बहुत ही ऐसे कॉन्फिडेंस देगा कि हाँ 8 घंटे तो कम से कम, बाकी जितना हो सके और हम बढ़ा सकते हैं, है ना। और ये है 5+2। 5+2 का मतलब ये है ये कि जैसे 5 दिन अगर हम पढ़ते हैं, 5 दिन अगर हम पढ़ते हैं तो 2 दिन उन्हीं का रिवीजन करें, उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस करें, उन्हीं का रिवीजन करें। तो ये होता है 5+2 रूल। जैसे सोमवार से शुक्रवार तक अगर हम पढ़ते हैं, कोई भी टॉपिक्स जो भी हमने डिसाइड किए हैं वो पढ़ते हैं, तो अगले 2 दिन यानी शनिवार और रविवार को हमको क्या करना चाहिए, उन्हीं का फिर से रिवीजन, और फिर अगले सोमवार से नया टॉपिक, और फिर जब अगला शनिवार आए तो पहले तो जो पिछले वाले वीक में हमने जो पढ़ा उसका थोड़ा सा रिवीजन, और उसके बाद में जो हमने इस वीक में पढ़ा उसका रिवीजन। तो इस प्रकार हम पढ़ते पढ़ते रिवीजन करते जाएंगे ना, तो चीज़ें हमारे माइंड में स्थायी होती जाएगी। मतलब कि जैसे जब हम लास्ट वीक में आएंगे ना, तो जो फर्स्ट वीक वाली चीज़ है वो कम से कम 7 से 8 बार रिवाइज हो चुकी होगी, है ना। तो इस प्रकार से हमारे माइंड में स्थायी रूप से वो चीज़ें एकदम क्वेश्चन देखते हैं आंसर आने वाली सिचुएशन हो जाती है। ठीक है, तो ये वाला होना चाहिए। और हम करते क्या है कि जो चीज़ हमको आती है उसको हमको पढ़ने में भी मज़ा आता है, तो हम उसको और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। जो चीज़ हमको अच्छे से आती है उसको सीमित समय दें, और जो चीज़ हमको नहीं आती है, जो टॉपिक हमको नहीं आता है, जो सब्जेक्ट हमको नहीं आता है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देंगे तो वो भी मजबूत हो जाएगा। और जो मतलब कि जो सीमित समय किसको देना है, जो हमको अच्छे से आता है उसको सीमित समय दीजिए, तो सारा कुछ बैलेंस हो जाएगा 1-2 महीने में ये सब कुछ। ठीक है, इसके अलावा अगर प्लानिंग बनानी हो ना, तो मतलब कि कौन कौन सी टॉपिक कब कब पढ़ने हैं वो वाली प्लानिंग, तो हमेशा हमको 3 प्लानिंग बनानी चाहिए कि एक दिन में क्या पढ़ना है, मतलब कितना पढ़ना है। उसके बाद में जो क्या बोलते हैं वीकली, कि हाँ मेरे को इस सप्ताह में ये करना है, इतने टॉपिक्स है। और एक प्लानिंग होनी चाहिए मंथली, कि हाँ मेरे को इस महीने में ये वाली किताब कंप्लीट करनी है, मतलब कि किताब के टॉपिक्स कंप्लीट करने हैं। तो ये वाले अगर चीज़ें होगी तो हमारे ऊपर थोड़ा सा साइकोलॉजिकली प्रेशर रहेगा कि हाँ हमको करना है। तो ये बहुत ज़रूरी होता है, और ये हमको बनाना चाहिए, है ना। ये बहुत फ़ायदेमंद चीज़ें हैं। तो इस प्रकार की हमारी स्ट्रेटजी होनी चाहिए। ठीक है, हाँ अब देखो रूटीन में तो देखो रूटीन में मैं बहुत ज़्यादा
इंटरफेयर नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि जो मैंने स्ट्रेटजी बताई है उसके हिसाब से अगर हम कर ले, जैसे मैंने बताया कि 8 घंटे पढ़ना, अगर आप अपने हिसाब से जो भी रूटीन बनाकर 8 घंटे पढ़ पा रहे हो कम से कम, तो वो आपका बेस्ट रूटीन है ना। 8, 10, 12, 14 पढ़ाई के घंटे हमेशा बढ़ाने चाहिए, कभी कम नहीं होनी चाहिए किसी भी सिचुएशन में। तो रूटीन तो देखो, कोई होता है जो सुबह जल्दी उठकर पढ़ने वाला होता है, कोई होता है जो देर रात तक पढ़ता है, तो वो सबका अपना अपना रूटीन है। सुबह लेट उठता है तो सबका अपना अपना जो दिनचर्या होती है, वो मैं उसमें बहुत ज़्यादा इंटरफेयर करने में विश्वास करता नहीं हूँ। लेकिन अगर जैसे मान लेते हैं कि आप अगर रात को 2 बजे भी सो रहे हो और दिन में नहीं पढ़ रहे हो कुछ भी, तो फिर वो रूटीन काम का नहीं है। जैसे मान लो अगर 6 घंटे या 7 घंटे सोना है और आप रात को 10 बजे सो गए, मान लेते हैं अगर आपको 7 घंटे सोना है तो रात को 10 बजे सो गए, आप 10 से सुबह 5 बजे उठ जाओ, 5 बजे उठकर अपना रूटीन स्टार्ट कर दो और पूरे दिन का जो रूटीन है वो अपने हिसाब से फॉलो करो। लेकिन यदि मान लो कि एक दिन तो आप 10 बजे सो रहे हो और एक दिन आप 2 बजे सो रहे हो, तो ये वाला सिस्टम बहुत गलत होता है। 2 से फिर 9 बजे तक उठ रहे हो, 10 बजे तक उठ रहे हो, तो वो वाला नहीं होना चाहिए। जो भी हो एक फिक्स हो। यदि आप डेली 10 बजे सो रहे हो, मतलब पूरे महीने या पूरा जितना भी रूटीन होगा उसके हिसाब से आप 10 बजे ही सोओगे और 5 बजे ही उठोगे। तो मतलब स्थिरता होनी चाहिए रूटीन में। रूटीन कोई भी हो, आप कब सोते हो कब उठते हो ये मैटर नहीं करता, लेकिन आप डेली उसी टाइम पे सोते हो और डेली उसी टाइम पे उठते हो और डेली उसी रूटीन को फॉलो करते हो, ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। इसलिए अपने हिसाब से जो भी आपको बेस्ट सूटेबल लगे, रात को देर तक पढ़ना हो या सुबह जल्दी उठकर पढ़ना हो, जो भी बेस्ट लगे वो आप कर सकते हो। लेकिन जो मैंने अभी पहले 8+8+8 वो वाला रूल बताया वो फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। यानी कम से कम 8 घंटे हमको ज़रूर पढ़ना है। मैंने बताया उसमें इतनी ज़्यादा वो है ओपननेस कि हम उस 8 घंटे को बढ़ाकर 12, 13, 14 घंटे भी कर सकते हैं। तो वो मैंने कम से कम बताया कि कम से कम 8 और 5+2। अगर आप ये वाले रूल 1 या 2 सप्ताह भी फॉलो करोगे तो आप में पॉजिटिव चेंजेस देखने को मिलेंगे निश्चित रूप से। तो मैं रूटीन किसी भी प्रकार का कोई रूटीन नहीं बताने वाला। रूटीन यही है कि हाँ, रूटीन फिक्स होना चाहिए कि मैं अगर 12 बजे या 2 बजे सो रहा हूँ रात को, तो मतलब मैं डेली 2 बजे सोऊंगा और सुबह जल्दी उठने वाला इंसानों में यानी 4 बजे उठता हूँ, तो मैं डेली 4 बजे ही उठूँगा और पढ़ूँगा। तो ये फिक्स होना चाहिए कि हाँ, मतलब कि रूटीन में स्थिरता ज़रूरी है। रूटीन किस प्रकार का है ये इतना मैटर नहीं करता है ना। बाकी अगर मैं अपनी तरफ से पर्सनली बताऊं तो मैं सुबह जल्दी उठकर पढ़ने को ज़्यादा प्रेफरेंस देता हूं। तो वो सब अपने अपने हिसाब से अपनी अपनी सिचुएशन के हिसाब से अपना रूटीन फिक्स कर ले। लेकिन रूटीन फिक्स होना चाहिए, निश्चित होना चाहिए, नियत होना चाहिए, ये ज़रूरी है। और जो जब हम पढ़ते हैं कोई भी टॉपिक में, एक बात और ऐड करना चाहूँगा, तो उस टाइम पे हमको मतलब कि जो हमने पढ़ा उसको हमको मन ही मन मनन करना ज़रूरी है, चिंतन करना बहुत ज़रूरी है। जैसे हम कोई भी चीज़ पढ़ रहे 1 घंटे तक पढ़ लिए, लेकिन हमने उसको रिवाइज नहीं किया मन ही मन, तो वो हमारे मतलब भूलने की संभावना ज़्यादा रहेगी, बहुत जल्दी भूल जाएंगे। लेकिन मान लेते हैं कि यदि कोई चीज़ पढ़ी हमने 1 घंटे पढ़ी, 1 घंटे में हमको कुछ पढ़ना है, तो हमको 50 मिनट में सबसे पहले जो भी पढ़ना है उसको पढ़ लेना है और अगले 10 मिनट हमको उसको रिवीजन करना है, मन ही मनन करना है। तो उससे चीज़ें माइंड में, मेमोरी में स्थायी हो जाती है। तो ये चीज़ भी हमको ध्यान रखनी है। बाकी रूटीन नोट फिक्स, सबका अपना अपना रूटीन होता है, उस हिसाब से चले, लेकिन फिक्स होना चाहिए कि हाँ, सोना और उठने का टाइम 10 से 5 है, तो ये ही लगातार रहना चाहिए। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। बाकी आप कब सोते हो कब उठते हो उस पर मैं मतलब कि ये नहीं बता सकता कि आपको सुबह जल्दी उठकर ही पढ़ोगे तो बहुत ज़्यादा होगा, ऐसा कुछ होता नहीं है। लेकिन हाँ, नियत होना चाहिए, निश्चित होना चाहिए, ये मायने रखता है। ठीक है, तो ये अपना रूटीन से रिलेटेड और जो स्ट्रेटेजी से रिलेटेड बातें हैं वो कंप्लीट होती है। अब आती है बात टेस्ट सीरीज की, ये कब लेनी चाहिए और कौन सी लेनी चाहिए और कैसे निर्धारण करें। देखो, कौन सी के लिए तो मैं बताऊंगा नहीं, है ना। कौन सी के लिए मैं बता दूंगा तो इसका मतलब है कि मैं
किसी का वो कर रहा हूँ कि मतलब वो पक्षपात कर रहा हूँ, तो मैं कुछ ऐसे पॉइंट बताता हूँ कि बेस्ट का निर्धारण कैसे करें और कब लेनी चाहिए, ये भी मैं बताता हूँ। देखो, टेस्ट सीरीज दो टाइप की होती है, एक तो टॉपिक वाइज होती है और एक कंप्लीट होती है कि कंप्लीट सिलेबस वाइज। तो अगर ऐसी कोई सीरीज हो, टेस्ट सीरीज हो जिसमें टॉपिक वाइज हो, तो वो हम ले सकते हैं जब हम पढ़ रहे हैं उस दौरान भी। जैसे मान लो कोई भी टॉपिक अपना कंप्लीट हुआ और हमको ये करना है कि देखो हमने कितना पढ़ा, उसमें से हमको कितना आ रहा है, तो ये चेक करने के लिए ये टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज अपने लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित हो सकती है। तो ये तभी मतलब कि अगर हमने पढ़ लिया और हम टेस्ट सीरीज के नंबरों से हमको इतना ज़्यादा डिमोटिवेशन नहीं मिलता है, तो हम टेस्ट सीरीज ले सकते हैं। टेस्ट सीरीज में जो मतलब जो टॉपिक वाइज टेस्ट दिया हमने और उसमें कुछ गलतियां हैं, तो उन गलतियों को एकदम नेगेटिविटी न लेकर अगर उनसे हम सीख सकते हैं तभी टेस्ट सीरीज ले, वरना नहीं ले तो बेटर है। और ये खबर खब का बात ये हो गई कि अगर हम टॉपिक वाइज है कोई टेस्ट सीरीज तो हम पढ़ाई के दौरान भी ले सकते हैं, बाकी कंप्लीट टेस्ट सीरीज पढ़ाई के दौरान नहीं लेनी चाहिए। कंप्लीट तभी लेनी चाहिए जब हमारा सिलेबस कंप्लीट हो गया हो और सिलेबस रिवीजन मोड में चल रहा हो, उस टाइम पे हमको कंप्लीट सिलेबस वाली टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी चाहिए। और बेस्ट का निर्धारण कैसे करें? देखो, बेस्ट का निर्धारण करने के लिए मैं देखता हूँ कि इधर उधर पूछते रहते हैं कई सारे कि कौन सी बेस्ट है, कौन सी बेस्ट है, जबकि लगभग सभी टेस्ट सीरीज में जो कम से कम एक दो टेस्ट ऐसे होते हैं जो डेमो के रूप में ज़रूर दिए जाते हैं। तो सबसे पहला काम ये करें कि जिस भी टीचर की आपको लगता है कि ये बेस्ट दे सकता है, उसके टेस्ट पे जाए, डेमो पे जाके देखे कि टेस्ट आपके स्तर के अनुसार है या नहीं है ना, मतलब कि आपको अच्छे लग रहे हैं या नहीं है, ये मैटर करता है। कोई दूसरा क्या कर रहा है वो इतना मैटर नहीं करता है। तो सबसे पहले आप जाके उनके डेमो टेस्ट को देखिए। अगर आपको लगता है कि नहीं अच्छे हैं, अच्छी मेहनत की हुई है टेस्टों में, टेस्ट बनाने में, प्रश्नों की प्रकृति परीक्षा के स्तर के अनुसार है, तो आप उस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कीजिए, वरना मत कीजिए, है ना। किसी दूसरे के कहने मात्र से मत कीजिए कि उसकी बेस्ट है, क्योंकि उसकी सोचने समझने की, उसकी पढ़ने की शैली, उसके टेस्ट को अटेम्प्ट करने की शैली अलग हो सकती है। तो आप खुद डिसाइड कीजिए। अगर मान लो किसी में डेमो नहीं है तो अपने किसी विश्वसनीय मित्र से संपर्क कीजिए कि उसने कौन सी टेस्ट सीरीज ले रखी है। अगर वो आपको सजेस्ट करे कि ये वाली अच्छी है तो उसको आप खरीद सकते हैं। तो विश्वसनीय मित्र आपको रखने चाहिए और वो आपको अच्छे से सही सलाह ज़रूर देते हैं। तो इस प्रकार से हम एक दूसरे फ्रेंड्स से पूछ कर उनसे डिस्कस करके भी हम टेस्ट सीरीज का निर्धारण कर सकते हैं। तो ये चीज़ें होती है टेस्ट सीरीज कब लेनी चाहिए और कैसे। देखो, अगर टॉपिक वाइज है तो अगर टॉपिक वाइज ले रहे हो तो वो बेस्ट रहेगी। और वो कब लेते हैं टॉपिक वाइज? जब हम टॉपिक पढ़ रहे होते हैं, लेकिन कंप्लीट सिलेबस नहीं हुआ और कंप्लीट सिलेबस की टेस्ट देंगे, बहुत कम नंबर आएंगे हमारा मतलब कि हमारा जो माइंड है वो एकदम डिमोटिवेट हो जाएगा। तो ऐसा काम न करें। टेस्ट कंप्लीट सीरीज तभी ले जब अपना कंप्लीट सिलेबस हो गया हो। तो अब हमने जो जो इम्पोर्टेंट सारी बातें थी वो अब कर ली है। अब हम जो सिलेबस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो हम कर लेते हैं। वैसे सिलेबस के डिस्कशन का अभी कोई इतना वो नहीं है, क्योंकि सिलेबस लगभग सभी के पास है और सभी के पास होना चाहिए। सिलेबस डिस्कशन से रिलेटेड यही है कि सिलेबस कोई भी यूट्यूब या जो बता रहे हैं उनसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम खुद उस सिलेबस की प्रिंट आउट निकालें और कम से कम 2 प्रिंट आउट निकालें और उसको अपने पास रखें और कम से कम उनको एक बार कॉपी में ज़रूर लिखें कि हाँ मेरे को ये चीज़ें पढ़नी है। आपके पास प्रिंट आउट है उसके बावजूद भी लिखें, क्योंकि कई बार तो हमको ये भी नहीं पता होता कि सिलेबस के मतलब सिलेबस में है क्या क्या। हम दूसरों से पूछते रहते हैं। हम 3rd ग्रेड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और हम दूसरों से पूछते हैं कि इसमें ये टॉपिक भी है क्या, इसमें ये टॉपिक भी है क्या। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। जब बोर्ड ने सिलेबस जारी कर दिया, हमको सिर्फ इतना ही तो करना है कि उसका प्रिंट आउट निकाल के अपने पास रखना है, उसको रिवाइज़ करना है 1-2 बार। सिलेबस से ज़रूरी है बहुत रिवाइज़ करना। सिलेबस से रिवाइज़ करना या सिलेबस को याद करना बहुत ज़रूरी है। सिलेबस को याद करने से ये होगा कि हमको क्या नहीं पढ़ना इसका पता लग जाता है। तो जैसे ही हम कुछ ऐसा टॉपिक पढ़ने लगते हैं जो हमारे सिलेबस में नहीं है, तो हमको पता लग जाता है कि ये हमारे सिलेबस में नहीं है, तो हम क्यों पढ़ रहे हैं। तो इसलिए
बहुत इम्पोर्टेंट होता है किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करने से पहले कि उसका सिलेबस अच्छे से अपने मस्तिष्क में हो, एक्सरे की तरह हो एकदम बिल्कुल, कि हाँ, कि हमारे माइंड में मतलब जैसे टॉपिक आए, कोई भी आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन पूछ ले किसी भी परीक्षा में, किसी भी टेस्ट में, तो हमको पता लग जाए कि नहीं, ये तो आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है। तो ऐसा होना चाहिए, सिलेबस हमको याद होना चाहिए, एक एक पॉइंट याद होना चाहिए। सिलेबस याद होगा तभी तो सिलेबस के पॉइंटों के बारे में जो बारीकियां हैं हम पढ़ पाएंगे। तो इसलिए ऐसा सिलेबस के बारे में यहाँ पे ज़्यादा डिस्कस होगा नहीं, कि कौन कौन सा टॉपिक है ये मैं बताऊँगा नहीं। ये सब मेहनत आपको करनी है, प्रिंट आउट निकलवा कर लाना है, और लिखना ज़रूर है ना। एक बार लिखना ज़रूर है, रफ कॉपी में, फेयर कॉपी में, जो भी कॉपी हो उसमें लिखना है, और हो सके तो आपके सामने ही चिपका देना जहाँ पे आप पढ़ते हो उस सिलेबस को, ताकि आपको याद रहे, दिखता रहे कि हमको पढ़ना क्या क्या है और छोड़ना क्या क्या है। कई बार हम इतना ज़्यादा एक्स्ट्रा पढ़ लेते हैं जिसको पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं होती है। तो इससे तभी बचा जा सकता है जब हमको सिलेबस के बारे में संपूर्ण जानकारी हो। तो इस प्रकार से ये अपना आज का जो डिस्कशन है वो यहीं पे समाप्त होता है। तो मैंने जो इम्पोर्टेंट बातें बताई मैं एक बार फिर से समअप कर देता हूँ कि देखो, सबसे पहले तो ये है कि बेस्ट बुक्स क्या होती है, वो बुक्स कौन कौन सी है वो मैंने बता दी, कि राजस्थान जीके के लिए अपनी राजस्थान बोर्ड वाली बुक्स को हमको अच्छे से पढ़ना है। इसके अलावा कोई भी एक गाइड ले सकते हैं। साइंस के लिए एनसीईआरटी वाली बुक्स, और मैथ के लिए ये है कि एनसीईआरटी वाली बुक्स हम 6th से 10th देख भी सकते हैं, नहीं भी देखे तो भी मथुरिया वाली या RS अग्रवाल कोई सी भी पब्लिकेशन में से क्वेश्चंस मतलब हम अभ्यास कर सकते हैं। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो हर एक जो भी टॉपिक है उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो देखने हैं। दिशा पब्लिकेशन वाली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की काफ़ी अच्छी बुक आती है, उसको भी आप देख सकते हैं, बहुत अच्छी बुक आती है। उसमें से राजस्थान जीके के तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस मिल ही जाते हैं, तो ये देखना है। इसके अलावा मैंने रूटीन तो बता दिया कि रूटीन कोई फिक्स नहीं होता कि हमको सुबह उठना, शाम को कितने बजे तक सोना है, ये सारी चीज़ें आप अपने स्तर पर डिसाइड करें। लेकिन जो भी डिसाइड करे वो फिक्स हो कि मेरे को डेली 10 बजे सोना है, तो मतलब डेली 10 बजे ही सोना है। ऐसा नहीं कि आज 10 बजे, कल 11, परसों 12, फिर वह उसके बाद 1 बजे, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये इसमें स्थिरता होनी चाहिए रूटीन में, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। और रूटीन हो गया। स्ट्रेटेजी मैंने बताया था, 8+8+8 रूल +5+2, तो 8+8+ मतलब 8 घंटे कम से कम पढ़ने ही हैं। इसके अलावा मैंने इसमें इतनी वो ओपननेस है कि हम 8 से बढ़ाकर 12, 13, 14 घंटे भी कर सकते हैं। 5+2 में मतलब कि 5 से दिन हमको पढ़ना है, 2 दिन उसको रिवाइज़ करना है। और रिवाइज में भी मैंने ये बताया था पढ़ते टाइम की कम से कम 50 मिनट अगर हम पढ़ रहे हैं तो 10 मिनट उसका मनन करना है। तो ये सारी चीज़ें हमको अप्लाई करनी है, और पाठ्यक्रम का मैंने बता ही दिया लास्ट में। तो ये सारा हमारा वीडियो का ये सार हो गया। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा, और आप इसको फॉलो करोगे तो निश्चित रूप से आपको फ़ायदा मिलेगा, निश्चित रूप से। तो सभी को शुक्रिया, थैंक यू।